कानपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बड़ा खुलासा भी आया है क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। मामले में एक बड़ा खुलासा है, वो आपको बता दें। बदमाशों ने पहले असलहे भी लूटे थे पुलिसकर्मियों से, 2 पिस्टल, 1 इंसास राइफल, एक AK-47 जो है अपराधी लूट कर ले गए हैं। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, इस बड़ी कवरेज पर तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। विकास दुबे एक कुख्यात अपराधी, इसे गैंगस्टर कहिए आप। ये देखिए कि 100 से ज्यादा इस पे मामले दर्ज है, जिसमें 60 तो सिर्फ हत्या से जुड़े हुए बताए जाते हैं। और ये उम्र कैद की सजा भी पा चुका था, ये बाहर आया हुआ था और उसके बाद इसे पकड़ने जाती है पुलिस। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी होते हैं, लेकिन कितनी प्लानिंग के साथ वो जो मेन रास्ता होता है उसे JCB से रोका जाता है और इसके जो गुर्गे होते हैं, जो गैंग होती है पूरी, वो कई मकानों का सहारा लेकर उन पे चढ़ती है और वहां से पुलिसकर्मियों, क्योंकि JCB लगी होती है तो वो पैदल ही जा पाएंगे आगे। जब वो पैदल जाते हैं इसे पकड़ने के लिए तो पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हो जाती है, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। 8 से ज्यादा जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है और कुछ क्रिटिकल है। और अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ लूट भी की, 2 पिस्टल, 1 इंसास राइफल बदमाशों ने लूट लिए हैं। तो पुलिस के हथियार भी इन्होंने लूटे हैं, ये जानकारी आ रही है, क्योंकि AK-47 के इस्तेमाल का भी जिक्र हो रहा है। और घटना पर तमाम पुलिसकर्मियों से जो है बातचीत हुई। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि विकास दुबे 2017 के बाद से जमानत पर रिहा चल रहा था और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। STF ने ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद से बेल पे बाहर हो गए। कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग हिस्ट्री शीट भी रहते हैं उनकी भी लगातार पुलिस का सलाह सही, पुलिस को गोली मारी गई, पुलिस अधिकारियों को जो भी यहाँ मारे गए। ये चीजें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर, जिस तरह से तैयारी थी, JCB लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और वो पहले तो छतों पे जांच के विषय है, जो चीजें जांच के बाद ही कही जाए। तो कुछ भी कह पाना पुलिस के लिए मुश्किल तो है ही, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। आपको सिलसिलेवार ढंग से घटना की 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। कानपुर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें CO समेत 8 पुलिसकर्मियों की बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद से पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में जुट गई। भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। बॉर्डर पूरी तरह से सील है। पहले खबर आती है कि विकास दुबे जान से मारना चाहता है। एक व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता है। पुलिस वाले तैयारी के साथ 50 से ज्यादा जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं। अब क्या होता है, उनका रास्ता रोक दिया जाता है JCB का इस्तेमाल करके, क्योंकि वही एक मेन रास्ता होता है। और तमाम जो गुंडे होते हैं, तमाम जो बदमाश होते हैं, वो घरों की संरक्षण लेते हैं, घरों के ऊपर वेपन्स के साथ। पुलिसकर्मी क्योंकि गाड़ी के साथ जा नहीं सकते थे, रास्ता बंद था, लिहाजा वो पैदल सफर करते हैं। और फिर जब वो पैदल चल रहे होते हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है। घर में दाखिल होते हैं जो भी बचते हैं और घर का हर एक कोना, आपने देखा, हमारे सहयोगी ने दिखाया, खून से लथपथ मिला। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। लेफ्ट हैंड साइड का ये गेट की अगर बात करें तो यहां से बताया जा रहा है, यहां से फायदा। हम चलिए नीचे चल के एक सेकेंड आपको मैं नीलू जी कुछ दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी SP PPS ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। इसमें पूरा साइड से गोदाम भी बनाया गया है और उसके बाद गेट का पूरा ये माशरा है कि कैसे वो है। अब पुलिस के
ये ग्रामीण लोग देखिए सामने बैठे, चलिए उन तक कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अगर बता सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गांव के लोग कुछ बता पाएंगे, स्थिति में होंगे कि नहीं। चलिए सर आप ही से पूछते हैं। सर क्या आपने आवाज सुनी सर? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम बाहर गांव में रहते हैं। आप अभी अचानक आ गए? हाँ, अभी लेबर करने आए थे धान लगने के लिए। मैंने रात भर गोलियां चली, आप सुनी नहीं पाए? हमें आने गांव में रहते हैं यहाँ से। सर आप बताएं। सर हम खेत में सोते हैं। आप खेत में 3 बजे रात किससे खेत में? हम सुबह सर मार्केट जाते हैं, इसके बाद शाम को आते हैं, खाना खा के खेत पे सोते हैं। देखिए क्राइम सीन का ये पूरा लगा हुआ है, इसमें लिखा है डू नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस, लेकिन हम थोड़ी सी इतनी वो करेंगे कि इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि खून की कैसे होली खेली गई है। देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। कहीं ना कहीं ये खून का पूरी खेल है। ये अम्मा यहाँ रोती, क्यों अम्मा आप रो क्यों रही हैं? भैया रो इसलिए रहे कि हमारा केवल इतना कसूर है कि हम यहाँ रहने आ गए। विकास के बहुत दूर के रिश्ते से हमारे खून और खून पूरी तरह मिश्रा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर भी पीछे अपने सहयोगी की शहादत पे यहाँ खड़े। देवेंद्र सर ये खून इसी जगह हुआ है, खून की होली खेली गई? हाँ, ये यहाँ पे हमारे जो सीओ साहब थे, ये उनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ इस जगह ये जो पड़ा हुआ है ये उन्हीं का अवशेष है। किसी की भी डेड बॉडी यहाँ से मिली? नहीं, यहाँ सीओ साहब थे इस जगह, बाकी और क्या था यहाँ, इस जगह क्या था? यहाँ सीओ साहब की डेड बॉडी मिली है। नहीं तो क्या अपराधी थूके थे यहाँ? नहीं, वो अपनी जान बचा करके इधर से आए थे, अंदर कूदे थे। देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से देखिए इस चारपाई और इस चारपाई के बाद यहाँ से पांव रख के ये कूद के सब गए, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले स्पॉट पर है पुलिस अधिकारियों के साथ। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून खून और खून लगा हुआ है। ये देखिए किस तरह खून बिखरा पड़ा है। और ठेका देसी शराब यानी तरी पाठकपुर का, यानी कोई शराब माफिया से भी जुड़ा ये जगह हो सकती है। और थोड़ा अंदर आके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से पूरा, आइए आप कैमरामैन सब, आशीष पांडे से कहूंगा इधर से निकले। ये के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर से एक और कमरा, और फिर सीन ऑफ क्राइम पे एक और, यानी खून से लथपथ ब्रूटल उनकी डेथ हुई है। अब देखिए अगर इस इधर की बाहर के पैसेज को दिखाने की कोशिश करें, ये खून इस बात का गवाह है कि शहादत हुई है अधिकारियों के साथ कैसे उनकी हत्या की गई। तो घर का एक एक कोना हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से खून बिखरा हुआ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे से भी ऋषिमणि त्रिपाठी ने यूपी के डीजीपी से इस घटना पर एक्सक्लूसिवली बातचीत की, सुनिए। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ में है। एक बड़ी घटना हुई है कानपुर नगर में, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम एचसी अवस्थी से खुद ही जान लेते हैं। सर अभी घटना की क्या जानकारी और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे मौजूद हैं। एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर, एसएसपी और लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए कानपुर पहुँच चुके हैं। एसटीएफ को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप एक्शन में हमको मदद मिल सके, और सारे संभव जगहों पर जहाँ ये जा सकते हैं वहाँ पर पुलिस पार्टीज़ भेजी गई हैं। आईजी कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पे भेज दी गई थी, लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलोअप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सर जैसा बताया जा रहा है, हमारे साथी जो घटना स्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं, तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है, लेकिन चूँकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन न कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर क्या मामला था, किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कांस्टेबल्स थे
और तैयारी के साथ गए थे। और रास्ते में एक जेसीबी खड़ी। और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार सुबह से जुड़े ऋषभ और अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपके पास पहले आती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2 पिस्टल, 1 इंसास राइफल, AK-47 जो हैं पुलिस वालों से लूट लिए गए। किस तरह की तैयारियां थी इन बदमाशों की और क्या डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है? क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों को आपने बुरी तरह से मार डाला, 8 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं और आपने लूट की वारदात को अंजाम दिया। संख्या के बारे में कोई जानकारी मिली है? थे कितने? जीनत, देखिए अभी जो अपुष्ट खबरें हैं उसके मुताबिक 8 से 10 लोग जरूर रहे होंगे विकास दुबे के साथ, जिन्होंने फायरिंग की है पुलिस पार्टी के ऊपर। और अभी जो मेरी खुद बात हुई है DGP HC अवस्थी से, उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का यूज़ हुआ है। इसका मतलब वो भी इशारा दे रहे थे कि AK-47 या 30 कार्बाइन जैसा कोई असला इस्तेमाल हुआ होगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन वो होते हैं जहाँ पर बस्ट फायरिंग की फैसिलिटी होती है जिन वेपन्स में, जैसे AK-47 है, उसमें 28 से लेकर 30 गोलियाँ अगर आप बस्ट फायर में एक बार लगा के चला देते तो एक साथ 28 से 30 गोलियाँ निकल जाती हैं। जैसा बताया जा रहा है, घटनास्थल से जो जानकारी मिल रही है, 100 से 125 राउंड गोलियां चली हैं। तो इससे इशारा ज़रूर मिलता है कि AK-47 या 30 कार्बाइन जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अब क्या ये वेपन पुलिस से ही लूटे गए, पहले जो पुलिस पार्टी गई थी उसी से वेपन लूटे गए हैं, उसके बाद इन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, या AK-47 या 30 कार्बाइन जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन विकास दुबे के पास पहले से ही थे? ये जांच का बिंदु ज़रूर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। फॉरेंसिक टीम इसीलिए यहाँ से गई भी है जो बता सकेगी बैलिस्टिक जांच ऋषभ, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? ऋषभ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है कि हमारे पुलिस वाले 50 से ज्यादा होते हैं संख्या में, और वो क्योंकि अभी आपने कहा कि वो अपुष्ट है तो उस पर कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन वो 8 से 10 होते हैं, वो हत्या भी करते हैं ब्रुटैलिटी से और वो वेपन्स भी लूट लेते हैं। कोई और थ्योरी भी है क्या? देखिए, जो पहले एक जानकारी मिल रही थी, जो महेश यादव जो SO शिवराजपुर थे, पहले वो दबिश पे गए थे। SO शिवराजपुर महेश यादव से पहले विकास दुबे और उसके साथी उलझे हैं। तो अब ये हो भी सकता है कि क्या शिवराजपुर SO के साथ जो हमराह सिपाही थे या उनके साथ जो दबिश की टीम थी, क्या उनसे वेपन्स लूटे गए हैं? फिर SO शिवराजपुर ने ही फ़ोन करके फोर्स बुलाई है, जिसके बाद खुद जो दबिश की टीम गई है, जिसको CO बिल्लाहौर देवेंद्र मिश्रा लीड कर रहे थे, वो पहुँचे हैं और उनके साथ 3-4 थानों की फोर्स थी। तो एक थ्योरी ये भी कहीं ना कहीं से अब निकल के सामने आ रही कि कहीं ऐसा तो नहीं था पहले SO शिवराजपुर के साथ जो मारपीट हुई है उसमें कुछ वेपन्स भी लूट लिए गए हैं, और फिर बाद में जब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए CO बिल्लाहौर के नेतृत्व में टीम पहुंची है तो SO शिवराजपुर की टीम से लूटे हुए वेपन से ही उस टीम के ऊपर फायर किए गए हैं। क्योंकि अभी जो हमारे भी सूत्र हैं वो ये बताते ज़रूर हैं कि विकास के पास या उस गांव के पास कुछ राइफल लाइसेंसी ज़रूर होंगी, दुनाली बंदूक होंगे, सिंगल बैरल होंगे, कट्टे तमंचे होंगे, लेकिन विकास दुबे अपने पास कोई सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन रखता था या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन जो नेचर ऑफ फायरिंग है, जैसा खुद DGP HC अवस्थी ने कहा है कि नेचर ऑफ फायरिंग से लगता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो सोफिस्टिकेटेड वेपन क्या विकास दुबे के पास पहले से ही था, या SO शिवराजपुर की अगुवाई में जो टीम पहले दबिश देनी गई थी, क्या उनसे लूट कर ही उन वेपन्स का इस्तेमाल पुलिस के ऊपर किया गया? ये जांच के दौरान ठीक है ना, आपके साथ बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी। और दूसरा, अब एक और विषय जो जिस पर बातचीत होगी और चर्चा रहेगी वो ये कि यूपी में असलहे और असलहों का इस्तेमाल लाइसेंसी और गैर कानूनी तरीके से भी लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्चा तो इस पर भी बहुत जरूरी हो जाती है। आपके साथ अनामिका भी है, अनामिका से भी एक बार बात कीजिएगा कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन आई हैं। जी जीनत, हमारी सहयोगी अनामिका सिंह है जो बताएंगी सरकार का पक्ष क्या है, सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कदम उठाए गए। देखिए ऋषभ, सुबह 4 बजे की बात है ये, जब खुद अमीश अवस्थी और SC अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नाराज थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोई रियायत, कोई भी यहाँ पे छूट नहीं मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी जो शहीद हुए हैं 8 जवान उनको। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो घटनाक्रम पर जा करके पूरे मामले की जांच करें, जिसके तहत अभी प्रशांत कुमार पहुंच चुके हैं कानपुर। SC अवस्थी के जाने की खबर आ रही है कि कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वो IG STF अमिताभ यश भी रवाना होने वाले हैं कुछ देर में। हालांकि जो कोविड वाली बैठक होने वाली 10:30 बजे की, उसमें भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सरकार का पहला फोकस ये है कि जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसमें जिन 8 जवानों की शहादत हुई है वो कम से कम बेकार ना जाए, और जो विकास दुबे है
और उसके साथियों को पकड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, टच में भी हैं वो। और इस पूरे मामले में ये भी कहा गया है कि हर घंटे की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाए और बहुत संभव है कि आज दिन भर में इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है मुख्यमंत्री के लेवल पे। क्या विपक्षियों की ओर से अभी कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए हैं? क्या उन्होंने सरकार को निशाने पे लिया है? देखिए, सरकार की अगर बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है कम से कम इस मामले को उठा करके कानून व्यवस्था पर हमला बोलने का, और यही दिखाई भी दे रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए बोल रहे हों या फिर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हों, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और खुद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में 1 करोड़ की मुआवजा देने की मांग भी कर दी है सरकार से। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार वो हमलावर हो रहे हैं। तो अभी दिन भर में जो 8 शहादत हुई है जवानों की, उस पर राजनीति भी गर्म होने वाली है। हालांकि सरकार की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है, हालांकि मुआवजे पर अभी लेके कोई अंतिम रणनीति तय नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो नजर बनाए रखें, जवानों की शहादत बेकार ना जाए, कार्रवाई सख्त से सख्त हो अपराधियों की। इसीलिए सील भी कर दिया गया है बॉर्डर को सील करके हर वाहन की जांच भी की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि भले ही इसमें जितना भी समय लग जाए, दोपहर तक या शाम तक, लेकिन अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को मार गिराना, ये सरकार की प्राथमिकता में है। और इसी लिहाज से जो बैठक भी होगी कोविड वाली, उसमें भी ये मुद्दा गरमाएगा। और बेशक मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के संवेदनशील और गंभीर है। ठीक ऋषभ, मैं आप दोनों के पास आऊंगी तो कुल मिलाकर बैठक होगी, बातचीत होगी, हर पहलू पर बात होगी। मुख्यमंत्री जो है उनके पास वो सुबह 4 बजे से, जैसे कि अनामिका ने बताया, 4 बजे से इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं और तमाम अपडेट्स और रिपोर्ट्स भी वो ले रहे हैं कि आगे के क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। अमित गंजू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, ताजा अपडेट्स क्या है वहां की? और एक सवाल मेरा आपसे ये है, जब आप हमें पूरा वो घर दिखा रहे थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो बाहर से आए हैं। आप अचानक से बाहर से कहां से आ गए? आपको कहां से खबर लगी? यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वहां पे रहते हैं। अब सवाल ये कि वहां पर रहते हैं तो कौन कौन से लोग उस घर में रहते हैं? वो घर इतना रहस्यमयी क्यों है? पहले तो उन लोगों का ही जिक्र कर लें जो दूसरे गांव का अपने आप को बता रहे हैं। अभी पूछताछ में पुलिस के पता चला जितने लोग वहां 19 लोग बैठे हैं वो उसी गांव के हैं और आसपास के हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिन लोगों से पूछा गया, किसी के पेट में दर्द था, किसी के सर में दर्द था, कोई नींद में पड़ा था जिसको गोलियां नहीं सुनाई दी, कुछ ने कहा हमें लगा गाड़ी का टायर फट गया है, किसने कहा, मतलब नाना प्रकार के बहाने बताते रहे। यानी जानते सब थे लेकिन पुलिस से कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी खून की होली खेली गई 2.25 घंटे तक। और एक बात बड़ा अहम जो मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि शिवराजपुर के एसओ सबसे पहले अपनी थाने के 4 कांस्टेबल और एक एएसआई के साथ यहाँ मौके पर आए, जिनके साथ मिसहैंडलिंग हुई, जिनके साथ मारपीट हुई और उनका असला छीन लिया गया, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद ये आला अधिकारियों को सूचना गई कि जिसका डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा जो सीओ बिल्लौर के क्षेत्राधिकारी हैं, उन्होंने अपने साथ एसओ शिवराजपुर जो मौके पर पहले थे, चौबेपुर, बिठूर और बिल्लौर कि इन तीनों कोतवालों को तत्काल प्रभाव में यहाँ भेजा और घेराबंदी करने की कोशिश की। रात का अंधेरा था। पहले तो कैमरामैन से कहूंगा ये थोड़ा अगर हो सके तो इसको हल्का सा ऊपर करके इस लाइट को दिखाने का प्रयास करें अगर हो सके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं होती। इस लाइट के स्विच को बंद कर दिया गया, यानी क्षेत्र में पूरा अंधेरा हो जाए। इसी के बिहार पर पूरी गली में अंदर तक कहीं लाइट इसके अलावा नहीं, इसको स्विच ऑफ कर दिया गया। आउटसाइडर के लिए बड़ा मुश्किल था कि इस लाइट का सामने उसके साथ हटना मुश्किल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये बड़ा टास्क था कि अंदर कैसे एंटर किए। जब अंदर एंटर किए तो कॉपरेशन नहीं मिला, आगे जाके गए तो जेसीबी को एल शेप में लगा के रखा गया ताकि टी फॉर्म में उसका ब्लॉक किया जा सके। अब उसके बाद खून की होली खेली गई। जिस मकान में हम गए वहां काम वाली, कहना उसके 2 बच्चे हैं, उसके पति, वो उसके घर पे ताबड़तोड़ गोलियां चली। उसका कहना है पुलिस ने चलाई या अपराधी ने चलाई, लेकिन उसके कान में ऐसी हालत थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसी के घर में गोलियां चल रही है, वो समझ नहीं पा रही है। गाड़ियों में गोलियों के निशान पड़े हैं, छत से फायरिंग हुई है, 7 कार्टेज मिले हैं जो फिलहाल। और जहां तक संख्या की बात है 10 से 12 लोग ऑलरेडी मौजूद थे जो हमारे सूत्र बताते हैं और पुलिस के लोगों को अनऑफिशियली कहना है। अब इसके बाद से पुलिस के अधिकारी एक्शन में आए हैं और अब से बस देखिए एक ऑपरेशन खत्म करके हम चलिए कैमरामैन से कहेंगे बस एक ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है, उसके आईजी ने ऑपरेशन समाप्त किया है। मुझे लगता है कोई कुछ कामयाबी पुलिस को मिली है, तो इसके लिए आपको 10 सेकंड रुकना पड़ेगा कम से कम। और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि एक आईजी के पास चलना चाहें और उसको बताएं कि आखिर ऑपरेशन में हुआ क्या। तो इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो देखिए आईजी ऑपरेशन करके मोहित अग्रवाल आ चुके हैं और मोहित अग्रवाल को कुछ मीडिया वालों ने घेरा हुआ है। हम भी मोहित अग्रवाल के पास जाने की कोशिश करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या इस पूरे ऑपरेशन में।
रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असलहा जो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। और देखिए, अब इनकी पहचान गांव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी इसमें मारे गए। जीनत, एक सेकंड अगर आप रुकें तो मैं मोहित अग्रवाल जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। कितनी बड़ी बात है, 6 घंटे के अंदर एक और मुठभेड़, तब भी पुलिस के साथ मुठभेड़ और अब फिर एक मुठभेड़। ये सबसे बड़ी बात न्यूज 18 अपने दर्शकों को बताना चाह रहा है कि एक मुठभेड़ और हुई है, जिसको लीड किया है मोहित अग्रवाल ने, जो हमारे साथ खड़े। मोहित जी, एक मुठभेड़ और पुलिस के साथ 3 घंटे के अंदर, क्या परिणाम? देखिए, ये जब रात्रि में जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी करके पुलिस जो है लगातार क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रही थी और ये सुनिश्चित कर रही थी अपराधी क्षेत्र से निकलने ना पाए। और उसी कॉम्बिंग के दौरान पुलिस की जो है इन अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी मार गिराए गए हैं और उनसे जो है असले बरामद हुए हैं। 3 अपराधी जो है अभी भी पुलिस उनका पीछा कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। देखिए मोहित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे करोड़ों दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। 6 घंटे में 2 मुठभेड़, क्या आइडेंटिफाई हो पाए ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया था? पुलिस की हत्या? बिल्कुल, जो अपराधी वहां पर एक मारा गया, उससे जो असलहा बरामद हुआ है वो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है, तो उसमें कोई दोहराय नहीं है कि ये वही अपराधी हैं और जिन्होंने जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। देखिए सर, आपकी पुलिस के 5 असलहा लुटे, कितने बरामद हुए अभी तक? जो 2 अपराधी ये मारे गए हैं, इनके पास से एक असलहा जो है पुलिस का लूटा हुआ बरामद हुआ है, जिससे वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तो इससे पूरी तरह ये सिद्ध हो गया है कि ये वही अपराधी हैं जिन्होंने हमारे सीओ को और अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलाई। सर, एक आखिरी सवाल, कैसे आइडेंटिफाई होंगे वो लोग, कौन कौन है? क्या विकास दुबे मारा गया? देखिए, ये अभी गांव के लोगों को बुलाया गया है और कुछ ही देर में इनकी पहचान कर ली जाएगी कि कौन अपराधी इस इनकाउंटर में मारे गए। तो देखिए, ये मोहित अग्रवाल हैं जो आईजी हैं, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चैलेंज को स्वीकार किया और पुलिस की शहादत बेकार नहीं जाएगी इस बात का करते हुए 2 लोग मार गिराए। पुलिस का एक वेपन बरामद हुआ है, 5 वेपन जो सूत्र बता रहे हैं गायब हुए हैं, 1 वेपन बरामद हुआ है, बाकी कहाँ है उसके लिए पूरी टीम लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए कि वो कौन मारे गए हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया कि वो 2 लोग थे, क्या वो विकास दुबे मारा गया है, क्या रामू मारा गया है, क्या जिसका जिक्र पहले करे तो सुरेश का, अभी नाम आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बॉडीज यहाँ आएंगी। अमिताभ यश साहब, आईजी एसटीएफ यहाँ खुद पहुंच चुके हैं मौके पे। अमिताभ यश अपनी टीम के साथ पूरा इंटर कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा गया था कि आईजी भी मौके पे पहुंचेंगे, वो भी टीम के साथ आगे पहुंच गए हैं। अब जहां तक कि एनकाउंटर, ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे जो अपडेट है कि 2 लोग इसमें मार गिराए गए हैं। 2 वो लोग जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो मार गिराए गए यहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर। अब से कुछ देर बाद उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम प्रधानों को और गांव वालों को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। जी सीना, बिल्कुल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और एक सवाल जो आपने पूछा भी, अब यकीनन देश भी अब ये जानना चाह रहा है कि वो क्या विकास दुबे ही है जो मारा गया, क्योंकि पहले 2 नामों का जिक्र आया था, जिसमें से एक नाम राकेश और मुन्ना का था। अब गांव वालों को बुलाया गया है पूछने के लिए उनसे, ताकि पहचान हो सके कि ये 2 लोग वो कौन थे जो मारे गए हैं। लेकिन इतना तय है कि ये इसी पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ है, उनकी जो हत्या हुई है, उसी से जुड़े हुए हैं ये लोग भी। और इनके पास क्योंकि हथियार मिले हैं जो पुलिस से लूटे गए थे। तो ये बड़ी खबर, पल पल की अपडेट, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और सभी के तार जुड़े हुए हैं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह आई कि हम 1:30 बजे रात को, 3:30 बजे रात का इस तरह से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन
शिवराजपुर केस जो है वो पहले ही जाते हैं, रात को जाते हैं, बातचीत होती है, कुछ कहां सुनी होती है विकास दुबे से और उनके गुर्गों से, यानी कि जो उसके गुंडे होते हैं उससे बातचीत होती है और बिगड़ जाती है, ये भी जानकारी निकल कर आई है। और उसके बाद और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और तब ये स्थिति, ये भी एक जानकारी निकल कर आ रही है। अमित, इसे ब्रीफ कीजिएगा। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया। इसमें सबसे बड़ी चीज एक निकल के आई है, जो एनकाउंटर चला 1.5 घंटे एनकाउंटर चला है। इसमें 3 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, एक के पांव में गोली लगी है, 2 के हाथ में, जिनको उपचार के लिए भेजा गया, जिसमें एक के ज्यादा एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हुई है। यानी खुले में आज इतने, क्योंकि जब से ये 2017 से सरकार आई है, निश्चित तौर पर एनकाउंटर्स हुए, अपराधी सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन ये चला और 6 घंटे के अंदर जो टाइम ऑफ बताया जा रहा है क्राइम 3 साढ़े 3 का और शायद 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो 6 घंटे के अंदर 2 मार गिराए हैं। हालांकि पुलिस के 3 जवान भी इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया। लेकिन एक और अपडेट ये आ रहा है कि विकास दुबे मरा है कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से नीली शर्ट की बात की जा रही है, अभी पुलिस के अधिकारी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से गांव के लोगों का कहना है कि वो नीली शर्ट कॉटन की, अब किसकी है ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है। वो किसकी शर्ट थी, कौन है, किसकी कटकाटी का, जब गांव वाले बंदूक की गोलियां रात भर चली और ये नहीं बता पाएंगे तो आइडेंटिफाई किसको करेंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन जो 2 लोग मार गिराए गए उनकी थोड़ी देर में शिनाख्त हो जाएगी। एडीजी खुद मौके पर पहुंचे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और आईजी मेरे ठीक पीछे से यहां से गए और आईजी एसटीएफ भी अब यहां से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से पुलिस का एक डिप्टी एसपी की हत्या हो जाना, एक डिप्टी एसपी की शहादत, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को, पूरे देश में इसकी चर्चा है। और जिस प्रकार से पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई है, अब देखना है कि क्या वाकई अपराधी इनकी गिरफ्त में आया है, मुख्य आरोपी, मुख्य हत्यारा, या मुख्य जो व्यक्ति जिसने पुलिस पर हमला किया, जैसा पुलिस का ये आरोप है, जैसा लोगों का कहना है, क्या वो पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया कि नहीं, ये अब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलेगा। लेकिन बाकी लोग भाग चुके हैं, उनके पकड़ से दूर है, ये आईजी ने स्वयं कहा। अब वो बाकी कौन लोग हैं, क्या नाम है, ये जांच का विषय है। जी ठीक, आपके पास आएंगे, अपडेट्स भी लेंगे। हमारे साथ AK जैन जी, पूर्व रिटायर्ड आईजी जो है वो जुड़े हुए हैं, बातचीत हम करते हैं उनसे। AK जैन जी, ये पूरा घटनाक्रम आप भी बखूबी वाकिफ है, कानपुर में जो हुआ, पुलिसकर्मी जाते कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए, उम्र कैद की सजा भी काट रहा था, बाहर आ जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है ब्रुटैलिटी के साथ, और 8 से ज्यादा इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में है। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्या कमियां, किस पॉइंट्स पे आप इसमें समझ पा रहे हैं? कट गया क्या? हम बात करने की कोशिश करें। जैन साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आवाज मिल रही है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैं यूपी का रिटायर्ड डीजीपी हूं जी। अच्छा, दूसरा ये बता दूं कि ये घटना जो है, जो हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इसके संबंध में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। जितने अपराधी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, ये सब के सब मारे जाने चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगा, तभी यूपी पुलिस का जो है वो मनोबल बना रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को आड़े नहीं आने देना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, लोकल कोई भी नेता हो जिनको संरक्षण इसको मिला हो, क्योंकि इसको हमेशा से राजनीतिक संरक्षण हर पार्टी में मिलता रहा है। इसको बिल्कुल दरकिनार करके योगी गवर्नमेंट से अपेक्षा है, योगी जी से अपेक्षा है हमारी सबकी, कि इसमें इतना फ्री हैंड दे दें, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाए, जिससे कि पूरे यूपी में अपराधियों पे इसका खौफ हो। बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, और उस पर हमने देखा कि तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सर आप रिटायर्ड डीजीपी हैं, आप डीजीपी रहे हैं, आप बखूबी बारीकी से समझते हैं पूरा सिस्टम। और जब हम विकास दुबे की बात करते हैं, वो जेल में रहते हुए बाहर मर्डर करा देता है, वो थाने में जाके मर्डर कर देता है, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट में कमियां नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है? देखिए, जब मोबाइल्स की स्कैनिंग होगी, जो इसके और इसके गुर्गों के मोबाइल्स हैं, इसके फैमिली मेंबर्स के मोबाइल्स हैं, सब पता चल जाएगा किन पुलिसकर्मियों ने सूचना दी गई। आप ये पाएंगे उस क्षेत्र में ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि सीधे इसके टच में रहे हैं,
और सीधे इसकी गुलामी करते रहे हैं, इसको सूचनाएं फीड करते रहे हैं। और इन पुलिसकर्मियों को भी राजनीतिक संरक्षण रहता है और कोई भी एसएसपी एसपी उनको हटा नहीं सकता उस क्षेत्र से, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा दबाव बनता है कि ये इसी क्षेत्र में रहने चाहिए, बड़े अच्छे पुलिसकर्मी हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट का रिव्यू होना चाहिए पूरे यूपी का। मैं योगी जी से डिमांड करूंगा कि जो पुलिसकर्मी लंबे समय से एक एक जिले में जमे हुए हैं, एक एक क्षेत्र में जमे हुए हैं और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, ये बगैर पुलिस विभाग की मुखबिरी के इतनी बड़ी घटना संभव नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक और चीज सर ये बताइएगा, एक अपराधी है जिसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है और उसके बाद वो बाहर है, तकरीबन 60 हत्या के मामले, 100 से ज्यादा छोटे मोटे और मामले दर्ज हैं। जब वो बाहर आता है जमानत पे और एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का मर्डर तक किया उसने, एक प्रिंसिपल का मर्डर किया, इलेक्शंस को लेके वो कैंपेनिंग करता है, कौन सा बंदा खड़ा हो नहीं हो, उसका फेवरेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का व्यक्ति बाहर है तो क्या उस पर नजर नहीं रखी जाती है, या इस पॉइंट पे भी कुछ कमी रह गई जो आप हमें बारीकी से बता पाए? देखिए, निगाह उन पे रखी जाती है जिनको संरक्षण प्राप्त नहीं होता। जो छोटे मोटे अपराधी हैं उन पे सख्त कार्रवाई होती रहती है क्योंकि उनको कोई संरक्षण नहीं मिला होता है। इसमें बड़ा स्पष्ट मैं कर दूं, इसको पिछले 20-21 साल से, जितने साल से भी ये सक्रिय है, इसको स्थानीय नेताओं का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, जो भी सत्ताधारी दल हो, इनका सबका संरक्षण मिलता है। ये अपराधी बड़े चतुर होते हैं। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी दल से जुड़ जाते हैं, पूरे इलाके के वोट्स का ठेका ले लेते हैं और एमएलएज एमपीज के चुनाव को प्रभावित करने की बात करते हैं। सुबह से बात आ रही है कि एक स्थानीय एमएलए का चुनाव इन्होंने लड़वाया था एक व्यक्ति को और वो जीत भी गया। तो नेचुरली जो जीता है आपके संरक्षण में, आपके सहयोग से, फिर आप उसका जो है हर गलत सही सब काम करेंगे, उसको हर तरह से उसकी मदद करेंगे, उसके कहने पे पुलिसकर्मियों की तैनाती कराएंगे। ये एक पूरा गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। मैं तो फिर मांग करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए 5 जजेस की बेंच ने प्रकाश सिंह केस में, कि इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए, बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस विभाग को मुक्त कर देना चाहिए। अब उसका समय आ गया है, अन्यथा इसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और एक रिफॉर्म का भी विषय आया था पुलिस डिपार्टमेंट में। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब तैयारियों की बात करते हैं, जब हमें मालूम है कि हम इस तरह के बदमाश को पकड़ने जा रहे हैं, बदमाश भी कहें तो कम ही होगा, जिस तरह का पूरा घात लगाकर बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई नक्सली हमला किया गया है, और जिस ब्रुटैलिटी के साथ मर्डर किया गया और जिस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, कहीं ना कहीं क्या हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं है डिपार्टमेंट की? जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, क्या रीजंस हैं सर डिपार्टमेंट, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को लेके? आप कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप कम से कम इस पूरे इंसिडेंट के बाद, एपिसोड के बाद रेज करें, ताकि आगे हमारे सामने ऐसी घटनाएं ना आए? देखिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। हर तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं, हर तरह के वेपन्स मिले हुए हैं, बड़ी संख्या में गाड़ियां मिली हुई हैं। डायल 112 का नेटवर्क आप देखिए, जब हम लोग सर्विस में आए थे तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो वो इच्छा शक्ति की है, मनोबल की है, और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने की एक इच्छा शक्ति में कमी है। और मैं तो इसको दोष देता हूं। और हम लोग राजनीतिज्ञों के दबाव में आ जाते हैं लोअर लेवल पर, तभी दंगे होते हैं और तभी इस प्रकार की घटना होती है, जिसने कि पूरे यूपी पुलिस को हिलाकर रख दिया है, पूरे यूपी पुलिस का मनोबल तोड़कर रख दिया है। ये तो इसमें जितनी कार्रवाई हो उतना कम है। इनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां जितनी भी हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल हैं, सबको हमको लिस्ट बनाकर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत इनको कुर्क करना चाहिए। और इनकी पुराने जितने मुकदमों में ये बेल पर हैं, इन सबके बेल बॉन्ड्स कैंसिल कराए जाने चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरे जीवन भर बाहर ना निकल सके। और जो बाहर इनके गुर्गे हैं, लगातार उनका भी सफाया होता रहना चाहिए, जिससे कि ये जेल के अंदर से बैठकर
अपने गैंग को ऑपरेट ना कर सके। आपने ये इस प्रकार की दो चीजें तीन बिहार में बहुत होती थी, इंपॉर्टेंट हम बातें सुनते कही थे। सर, मैं चाहूंगी कि आप हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से हमारे दर्शकों को बताएं, और ये क्योंकि हम कोशिश करें कि चीजें और बेहतर तरीके से सामने आए। आपने कहा कि हम दबाव में आ जाते हैं पॉलिटिकली, आपके अपने भी अनुभव होंगे। दूसरी बात ये कि संरक्षण मिलता है राजनीतिक पार्टियों का, पुलिस महकमे का, पॉलिटिशियंस का कनेक्शन देखिए आज क्या हमारे सामने आ गया, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं। और दूसरी एक और बात ये कि जब हम योगी गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम देख रहे हैं एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बिल्कुल एक ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, उसके बाद भी ये एग्जाम्पल हमारे सामने, ये घटना हो जाती है। कहां कमी रह गई सर? कमी ये रह गई है कि हमें ऐसे अपराधियों को चिन्हित करने की जरूरत है, उनके ऊपर रिवार्ड्स डिक्लेयर करने की जरूरत है, उनके जो कुकर्म हैं, उनके जो गलत हरकतें हैं, उन पर कोई पर्दा ना डालने पाए, वो घटनाएं बचने ना पाएं। इनके क्षेत्र के जो हल्के के पुलिस कर्मचारी हैं जो लंबे समय से जमे हुए हैं, उनको वहां से 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने की जरूरत है। जिन राजनीतिज्ञों का संरक्षण इनको मिला हुआ है, उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, चाहे ट्रांसफर हो जाए। पर ऐसे अपराधियों के, अब AK-47 पहुंच गई उसके पास में, हाँ। उसके पास में पूरा गैंग इकट्ठा है, उसने पूरे गैंगस्टर्स का गठजोड़ कर लिया है। आज 8 पुलिसकर्मियों के मारने के बाद हम क्यों जगे हैं, तब हम क्यों एक्शन ले रहे हैं और हम मुठभेड़ में मार रहे हैं अपराधियों को? ये कार्य अगर हम पहले करते, हमारी पूरी तैयारी होती है, एक कंपनी PSC लेकर पूरा इसका घर घेर कर हम इसके ऊपर चारों तरफ से हमला करते, तो आज ये इस प्रकार का दुस्साहस न कर पाता। ऐसे जितने अपराधी हैं, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो जिले के नंबर 1 अपराधी हैं उनसे अभियान शुरू होना चाहिए। हम लोग यही करते थे कि जिले के जो नंबर 1 टॉप 10 अपराधी हैं उन पर टूट कर पड़ते थे, नीचे वाले सभी अपने बिलों में खुद घुसते थे जी। आप छोटे छुटभैया अपराधियों को पकड़ के बंद करेंगे और बड़े अपराधियों को खुला छोड़ देंगे, तो उससे समाज में वो मैसेज नहीं जाएगा, अपराधियों में वो मैसेज नहीं जाएगा जो कि जाना चाहिए। मुझे इस घटना का बड़ा अफसोस है। इसमें एक जो डिप्टी SP शहीद हुए हैं, ये मेरा इंस्पेक्टर रहा था और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, मजबूत है, वो बेचारा मुठभेड़ में मारा गया। बेहद दुख की बात है और हमारी भी संवेदनाएं परिवार के साथ है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मैं आपसे जो है सर ये जो वेपन्स इनके पास होते हैं इस पर भी बात करूंगी, और ये किला कैसे खड़ा कर लेते हैं, अपनी गैंग चलाते हैं पैरेलली, क्या खबर नहीं होती या छोड़ दिया जाता है या फिर अपने मुनाफे। आपसे बात करूंगी, मेरे 2 सहयोगी जुड़े, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। ऋषभ, क्या अपडेट्स आ रही है? एक जो पॉइंट आपने बताया था उसे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि पहले जो है शिवराजपुर के SO जाते हैं, बातचीत होती है और फिर बिगड़ जाती है, फिर बाद में लोग आते हैं, यानी कि ये जो पूरी एक्सरसाइजें रात भर चली थी। जी जीना, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विकास पिछले अभी कुछ दिनों से वो बड़े गैंगस्टर की भूमिका में आ गया था। वो खुद अपराध नहीं कर रहा था, लेकिन अपने लोगों से वो अपराध करवा रहा था। उसके खिलाफ ये एक 307 हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम होता है और SO शिवराजपुर महेश यादव फोर्स के साथ पहुंचते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। वहां पर उनसे हाथापाई होती है और ऐसा माना जा रहा है कि उसी वक्त विकास और उसके साथियों ने SO शिवराजपुर की जो पुलिस पार्टी गई थी उन्हीं से पुलिस के वेपन्स छीन लिए, जिसमें 30 कार्बाइन, AK-47 और इंसास राइफल भी शामिल है। फिर SO शिवराजपुर ने CO बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा को फोन किया है। वो 3 थानों की फोर्स लेकर विकास दुबे के आवास पर पहुंचे हैं दबिश देते। उससे पहले ही ये फायरिंग शुरू हो गई है विकास दुबे की ओर से और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के छीने हुए जो असलहे थे, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, जिसमें AK-47 भी शामिल है, जिसमें इंसास राइफल भी है, जिसमें 30 कार्बाइन भी है, उन्हीं असलहों से ये फायरिंग की गई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिसमें देवेंद्र मिश्रा CO भी शामिल हैं, एक वो SO भी शामिल हैं शिवराजपुर के, और 2 चौकी इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं वो दोनों भी शामिल हैं। तो ये बात अब उस पर मुहर लगना ऑफिशियली ज़रूर बाकी है, लेकिन अभी जैसा हमने IG रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल की बात सुनी थी कि 2 अपराधी जो एनकाउंटर में अभी मार गिराए हैं उनके पास से पुलिस के असलहे बरामद हुए हैं। तो जो रात की थ्योरी चल रही थी उस थ्योरी पर पुलिस की ओर से मुहर भी लग रही है कि अपराधियों के पास पुलिस के वेपन आ गए थे। हाँ। शिवराजपुर SO जो पहली दबिश देने गए थे उनके असलहों को ही विकास दुबे और उसके साथियों ने छीना है और वही असलहे पुलिस के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक, अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, अभी की अपडेट्स दीजिएगा। चलिए अमित से हम बात करेंगे। ऋषभ, आपके पास भी मैं आई। जैन साहब,
हम एक चीज जो है, क्योंकि आपने हमारे साथ अब वो इंस्पेक्टर नहीं है, पुलिसकर्मी जो जिनका आप जिक्र कर रहे थे, एक बदमाश नौजवानों की फौज खड़ी कर लेता है। आपने कहा कि इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, पूरा साम्राज्य बना लेता है। आम इंसान के लिए 2 कमरे का घर बनाना इतना मुश्किल है, कोई देखने वाला नहीं होता, इतने अपराध हर दिन दिन रात करता है, पुलिस स्टेशन में आना जाना जैसे पिकनिक स्पॉट बना लेता है। कैसे पॉसिबल कैसे है सर ये? और अगर है तो किस किस स्टेप पे लापरवाहियां होती हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें ब्लेम करना जरूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें जो पुलिस की हायरार्की है उनका भी मैं दोष मानता हूं कि उस क्षेत्र में ही उन पुलिसकर्मियों को रखे हुए हैं जो कि उसके करीबी हैं, जिनको वो चाहता है, जो जमीनों के हड़पने में, क्राइम्स को करने में उसकी मदद करते हैं या उसको अनदेखा करते हैं। जो भी है वो सब समान रूप से दोषी हैं। इसमें मैं क्या कहूं, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है यूपी पुलिस के लिए, और इससे बहुत दिन लगेंगे इससे उभरने में। इसके लिए जरूरी है कि पूरे यूपी में एक अभियान हर जिले में चलाया जाए, जिसको वरिष्ठतम अधिकारी स्वयं लीड करें, सामने से फ्रंट से लीड करें, और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ दबिशें डाली जाएं। ये इस प्रकार का कि ऐसो गए थे, ऐसो को इस तरह अकेले इस तरीके से जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाएं पूरा फोर्स लेके जाएं, साथ में पीएसी लेके जाएं, क्योंकि मालूम है कि इसका क्या पूर्व इतिहास है। अगर वेपन्स भी उसने छीन लिए पुलिस के, ये और भी संगीन बात है कि वेपन्स भी छीन लिए। ये तो वो नक्सलाइट्स करते हैं, टेररिस्ट करते हैं कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिसकर्मियों को मारा और मार के ले गए। इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि हम टेररिस्ट के साथ करते हैं। तो इसी प्रकार का व्यवहार हमको करना पड़ेगा, तब हम इस प्रकार की स्थितियों पर काबू पा सकेंगे और तब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। वरना अच्छा, एक जो आपने बात कही कि बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, ये सब अपराध में शामिल होते हैं, उन सबकी पत्ती होती है, उन सबका परसेंटेज बंधा होता है, और वो भी उनकी भी इलाके में गुंडागर्दी चमकने लगती है, और वो ऐसे को एक रोल मॉडल मान लेते हैं। ये जातिगत आधार पर भी होता है और जातिगत आधार के बाहर भी होता है, और वो समझते हैं कि हम भी आगे चल के एक विजय दुबे बनेंगे अपने क्षेत्र में। ये एक आम टेंडेंसी है बहुत से बेरोजगार युवाओं की। मैंने देखा है मुख्तार अंसारी के पीछे किस प्रकार से फौज चलती है, गाजीपुर, मऊ वगैरह में फौज चल रही है लड़कों की, उनको रोल मॉडल माने हुए हैं। तो ये तो एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे समाज में हम रहते हैं कि ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं, और फिर नेचुरली इसमें गिरोह बड़ा होता रहेगा। पर अगर समय समय पर दबिशें पड़ती रहें, ताबड़तोड़ दबिशें पड़ें, ऐसे लोगों को तबाह किया जाता रहे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबके सब बिल्कुल जमीन पर रहेंगे। ठीक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस पर मैं आपसे बात करूंगी सर। एक बार हमारे सहयोगी अभी जुड़े हुए हैं कि जिले के टॉप 10 अपराधियों को पहचानिए। हम एनकाउंटर्स तो रोज देख रहे हैं, रोज कहा जा रहा है कि अपराधी गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी पैरेलली जख्मी हो रहे हैं, और उनके पास किस तरह के वेपन्स हैं हम वो भी देख रहे हैं। तो रिफॉर्म की जब बातें आती हैं और टेक्निकली साउंड होने की, तो पुलिस डिपार्टमेंट कहां पर है उस पर भी बहुत बार चर्चा हुई है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, ताजा अपडेट्स क्या है अभी की? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पुलिस की हत्या हुई, इन पुलिस के कर्मियों की, डिप्टी एसपी की, उसके मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 2 अपराधी मार गिराए गए हैं। हमारे साथ आईजी अब से कुछ देर में, जैसे उन्होंने पहले भी हमें बताया, 2, लेकिन उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पास से जो पुलिस का कहना है, आईजी का ऐसा कहना है, जो उनका वेपन लूटा गया था वो AK-47 बरामद हो गया है। यानी साहस देखिए कि 3 बजे रात को इस गाँव में सामने घटना होती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ठीक सामने गाँव में घटना होती है, और उसके पैरेलल जाके कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनके जो घटना हुई है या जो उनके साथ हुआ है, तो उसके बाद से कोई ना कोई देखने वाला नहीं था। और अब उसके बाद से जब से ये प्रकरण हुआ है, आईजी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज। जीनत जी, आईजी जिसने इस ऑपरेशन को लीड किया है, मोहित अग्रवाल, वो हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे मोहित जी ने पहले बताया, मोहित जी, पुलिस की शहादत बेकार ना जाए इसके लिए निर्देश है। 2 अपराधी मार गिराए गए हैं आपकी मुठभेड़ में, जिसको आपने स्वयं लीड किया। आइडेंटिफाई हो पाए कौन थे? देखिए, अभी जो अपराधी मौके पर मार गिराए गए हैं, पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था,
ये सोचते हुए कि शायद इनकी जान बच जाए, लेकिन वहां पर इनको मृत घोषित कर दिया गया है। अब गांव के लोगों को वहां भेजा जा रहा है जो उनकी पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि जो मुख्य अभियुक्त है वो इसमें मारा गया है या नहीं मारा गया है। लेकिन वो राइफल बरामद हो गई है जिससे इन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को रात्रि में छलनी किया था, और वो पिस्टल भी बरामद हुई है इन अपराधियों से जो इन्होंने हमारे एक थाना अध्यक्ष से रात में गोली मार के उसको लूट लिया था। वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। जो अपराधी इस समय भागे हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें अभी भी कॉम्बिंग कर रही हैं। जनपद की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। आसपास के जनपदों में भी चेकिंग की जा रही है, और उम्मीद है कि जो इसमें अन्य अपराधी सम्मिलित थे रात्रि की घटना में वो भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मोहित जी, जिस प्रकार से सारे व्हीकल्स उसके घर पे खड़े हैं, उसके अलावा क्या लगता नहीं कि आसपास के किसी घर में छुपे हों या आसपास किसी गांव में? नहीं, बिल्कुल इसी को देखते हुए आसपास के जितने जंगल हैं वहां पर पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। जो भी इसके जान पहचान के रिलेटिव्स हैं या जान पहचान के लोग हैं उनके घरों पर दबिशें डाली जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत दूर नहीं जा पाया होगा और हम इसको जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, बाकी लोगों के लिए क्या टीम गठित हुई है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कब तक, और कौन मुख्य आरोपी है, या इसकी शिनाख्त कब तक हो पाएगी? देखिए, शिनाख्त में तो अभी 15 से 20 मिनट के अंदर इसकी शिनाख्त गांव वाले जैसे ही करेंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और जो हमारी टीमें गठित हैं, अमित जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जरा पॉसिबल है तो पूछेगा कि अभी जो दोबारा मुठभेड़ हुई है उसमें कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, इस बारे में एक बार अपडेट लीजिएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस की भी ऐसा तो नहीं है कि वो कानपुर की सीमा को पार करके निकल गया हो। नहीं, संभावना कुछ भी हो सकती है, इसलिए आसपास के जनपदों को भी हमने अलर्ट पर लगा रखा है। पूरे रेंज के साथ साथ जो उन्नाव, लखनऊ जनपद हैं इनको भी यहाँ पर भी चेकिंग चल रही है, और इसके जो भी ठिकाने दूर दूर हो सकते हैं वहाँ पर हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं। तो हम लोग किसी संभावना को नकार नहीं रहे हैं और संभावना पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। ये थे मोहित अग्रवाल जी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। इनका कहना है कि जो 2 लोग मार गिराए हैं उनकी 15 से 20 मिनट में शिनाख्त हो जाएगी, और उसके बाद अन्य के लिए भी पूरी दबिश में है, और जल्द उन्हें उम्मीद है कि ये बाकी अपराधी भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। जी जीनत, बिल्कुल दुस्साहस तो है, पुलिसकर्मियों को घेर कर मारना, पूरी प्लानिंग के साथ उनके वेपन्स छीनकर फिर फरार हो जाना, दुस्साहस तो है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर देहात से। सौरभ, ताजा अपडेट्स क्या है? जीनत, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक खाकी की बड़ी लापरवाही। आपको बता दूं कि ये अपराधी 2001 से बड़े अपराधों में जुड़ा हुआ था, बड़ी हत्याओं में जुड़ा हुआ था, और 2009 में इसे स्वयं तत्कालीन डीआईजी जो आनंद स्वरूप थे, जो बसपा शासनकाल में तेज तर्रार डीआईजी माने जाते थे, उन्होंने इसकी हिस्ट्री शीट फाड़ी थी। और ये हिस्ट्री शीट किसी कमरे में नहीं फाड़ी गई थी, बल्कि मीडिया को बुला करके सबके सामने उनकी हिस्ट्री शीट फाड़ी गई थी, और उस समय इसको एक साफ सुथरी छवि का बताया गया, उसको क्लीन चिट दी गई। तो वो पुलिसिया बड़ी लापरवाही थी, खाकी की एक बड़ी लापरवाही थी कि स्वयं डीआईजी इसकी हिस्ट्री शीट फाड़ रहे हैं, स्वयं डीआईजी इसका एक इतिहास जो है वो मिटा करके इसको एक साफ सुथरी छवि का पेश कर रहे हैं। तो अगर उस समय भी अगर इस पर सख्ती की गई होती, उस समय से इसके ऊपर शिकंजा होता, तो शायद जो आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस समय पुलिस ने जो क्लीन चिट दी थी, आनंद स्वरूप ने क्लीन चिट दी थी, वो आज इसका खामियाजा ये है कि आज कानपुर के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, और इसका जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। जीनत, बिल्कुल, हिस्ट्री शीट फाड़ देने से हिस्ट्री नहीं बदल जाती है, ये बात शायद जैसे आपने जिक्र किया ये बात नहीं समझ पाए अधिकारी बड़े, और आज हमारे सामने इतनी बड़ी घटना है। ए.के. जैन जी जैसे हमारे सहयोगियों को भी आपने सुना, और हमने देखा जब प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आती है और पुलिस रिफॉर्म को लेकर बातचीत होती है, किस तरह का व्यवहार होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स की वो ईगो पर भी ले लेती हैं और नई चीजें एक्सेप्ट करती हैं। यहां पर भी जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, हिस्ट्री शीट फाड़ देने से आप हिस्ट्री थोड़ी बदल देंगे। अगर आप उस वक्त स्टेप्स उठा लेते तो कम से कम हम आज इस तरह की घटना पर बात तो नहीं करते। हिस्ट्री शीट फाड़ने से कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री शीट तो लोगों के मन में खुली होती है, क्षेत्र के पुलिसकर्मियों के मन में खुली होती है, एक एक रिकॉर्ड रहता है। थानों के सारे रजिस्टर नहीं फाड़े जा सकते हैं, थानों के रजिस्टर नंबर 4 नहीं फाड़े जा सकते हैं, उस गांव का रजिस्टर नंबर 8 नहीं फाड़ा जा सकता है जी। सारा रिकॉर्ड्स इनका रहता है, कोर्ट्स में इनकी सब फाइलें खुली हुई हैं। ये देखिए, बीहड़ में जब मैं सर्विस में नया आया था तो ऑपरेशंस चलते थे। छविराम गैंग है, अनार सिंह गैंग है, एक से एक बड़े दस्यु गैंग हुए जिनकी कुछ समय आयु रहती थी, साल 2 साल 2.5 साल, और उसके बाद वो समाप्त कर दिए जाते थे। उसी तरह का एक ऑपरेशन चलाने की जरूरत है जैसा कि बीहड़ के बदमाशों के खिलाफ चलता था।
इनको संरक्षण देने वाले कौन हैं, इनके गैंग के मेंबर्स कौन हैं, इनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं, पूरी बाकायदा सब लिस्ट बनाकर और एक दो अधिकारियों का इसकी जिम्मेदारी देकर उनको हर प्रकार के उनको राजनीतिक उससे मुक्त कर देना चाहिए कि आपको कोई किसी राजनीतिक की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई फोन करे या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करे। आप बिल्कुल एकाग्र दृष्टि रखते हुए आप इसमें इस गैंग को बिल्कुल ध्वस्त करने की, इसी को नहीं और भी जो गैंग्स हो जो इस प्रकार के हो, जिनका मनोबल इस प्रकार से बढ़ रहा हो, उनको हमें समाप्त करने की जरूरत है। ये जब तक कि ये कार्य नहीं होगा, पूरा इसमें गैंग चार्ट्स बनते हैं, उसमें 68-69 पॉइंट्स होते थे हमारे समय में कि इनको कौन संरक्षण देने वाले हैं, किस किस से संबंध, बहुत लंबी लिस्ट होती थी। वेपन्स कहां से मिलते हैं, कौन कौन से वेपन्स इनके पास हैं, कौन कौन से वाहन यूज करते हैं, रात में ये लोग छुपते कहां हैं, इनकी रिश्तेदारियां कहां हैं, ससुराल कहां हैं, इनके रिश्तेदार कहां मैरिड हैं, बड़ा लंबा एक लिस्ट होती है। उसके ऊपर एक तरफ से काम शुरू कर दें। योगी जी से अपेक्षा करूंगा इसकी गिरफ्तारी पर, जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 1 करोड़ रुपए का रिवार्ड करें। जो अन्य सदस्य इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए के रिवार्ड डिक्लेयर करें। इससे अन्य अपराधी भी हतोत्साहित होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और जिले के जो टॉप 10 अपराधी होते हैं, हर जिलों को उनके पूरी हिस्ट्री, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, रिश्तेदारी, चलना, हर चीज पर नजर रख के ही इन पर लगाम लगाई जा सकती है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी ये महा कवरेज जारी है।